एवरीवन, मोल कंसेप्ट का आज अपन फर्स्ट वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं और उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक वेट और एक्चुअल एटॉमिक वेट। ठीक है, आपने फॉर्मूला देखा होगा, आपने सब चीजें कर ली होंगी, कहीं कहीं से आपने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन मैं आपको ये वाली चीज बोलना चाह रहा हूं कि देखो यार, ये वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको एक लाइन पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें आप खटाखट बता दोगे कि क्या होता है। चलो टाइम बिना वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार आप समझने का ट्राई करना कि देखिए मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 8-10 मिनट की ये वाली वीडियो होगी, बस आप फोकस से देखते जाओ। ठीक है, फटाफट अपन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा। जैसे अपन किसी एक एटम के बारे में बात करते हैं, तो मुझे बताओ कि एटम के अंदर क्या होता है। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं होता। और अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक एटम के अंदर प्रेजेंट सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मुझे नाम बताओ, तो आप क्या क्या बताओगे। सर एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक एटम में सर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, एक एटम में सर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है कि नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि यार एक एटम का वेट आप कैसे बताओगे, है ना, तो हो सकता है कि ये वाली जो बात है ना, वो आपके दिमाग में अभी नहीं आ रही होगी। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से समझने के बाद में आप खुद से बता दोगे कि सर एक एटम का वेट अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक मनुष्य का शरीर है, एक इंसान की बॉडी है, और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस बॉडी का टोटल वेट बताओ, है ना। तो आप क्या बोलोगे। सर इंसान की बॉडी में 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, मसल्स होती हैं, हड्डियां होती है, कान होते हैं, नाक होते हैं, बाल होते हैं कि नहीं होते। तो आप क्या करो, हाथ पैर हड्डियां मसल्स नाक कान बाल आपको जो भी दिख रहे हैं सभी का वेट आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इंसान की बॉडी का आपको वेट मिल ही जाएगा। अरे सिंपल बात बोल रहा हूं यार, है ना। एक इंसान की बॉडी का वेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे। मसल्स प्रेजेंट है, हड्डियां प्रेजेंट है, हाथ प्रेजेंट है, पैर प्रेजेंट है, बाल नाक आंख जो भी आपको दिख रहा है सभी का वेट आप क्या कर दो, ऐड कर दो, बॉडी का वेट मिल जाएगा। अब आप एक चीज बोलोगे कि सर बालों का वेट मत ऐड करो ना, बालों का वेट तो बहुत कम है हड्डियों के मुकाबले, हाथ पैर के मुकाबले, है ना। तो अगर बालों का वेट अगर आप नहीं भी ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा अपने ऊपर, है ना, सिंपल सी बात है। तो बालों का वेट अपन इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बालों का जो वेट है वो मसल्स हड्डियों के वेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। यही तो पॉइंट निकल के आया अपना। तो अगर मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि यार मुझे एक एटम का वेट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या बोलोगे। सर एक एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप क्या करो ना सर, एक एटम के अंदर प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन सभी प्रोटॉन सभी न्यूट्रॉन का वेट ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक वेट मिल जाएगा। तो मुझे ये वाली बात अभी तक समझ में आई कि सर एक एटम का अगर मुझे वेट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एटम में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका वेट ऐड कर लो, जितने भी प्रोटॉन है उनका वेट ऐड कर लो, जितने भी न्यूट्रॉन है उनका वेट ऐड कर लो, तो आपको एटॉमिक वेट मिल जाएगा। दूसरा ये वाला पॉइंट है कि यार जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो प्रोटॉन के मास से कितना 1837 टाइम कम होता है कि नहीं होता भाई। जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो प्रोटॉन के वेट से 1837 टाइम कम होता है, और जो न्यूट्रॉन का वेट होता है वो तो लगभग प्रोटॉन के वेट के इक्वल ही होता है। अरे यही तो पॉइंट है, क्लियर, ये तो पता ही है अपने को। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से बात समझ में आई कि यार इलेक्ट्रॉन का वेट तो सर बहुत कम होता है, तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट में आप इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं भी जोड़ोगे ना, तो सर पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आपका एटम का वेट तो आपके पास निकल के आ जाएगा। हो सकता है हल्का सा वेट जिसका कोई मीनिंग भी ना हो, इतना सा कम हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो किसी भी एटम का अगर वेट आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे भाई, उसमें प्रेजेंट टोटल प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट टोटल न्यूट्रॉन का वेट फाइंड आउट कर लोगे। मुझे एक बात और बता दो यार, अगर ये वाला एटम है तो एटम के न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, यस कि नो। नो डाउट इसमें बोल सकता हूं ये वाली बात में कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते। और जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्लियर होगी वाली बात, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो भी रहता है उनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन बोला जाता है। एक प्रोटॉन को भी एक न्यूक्लियॉन बोलोगे, एक न्यूट्रॉन को भी एक न्यूक्लियॉन बोलोगे, दोनों का जो वेट होता है लगभग सिमिलर ही होता है भाई। लेकिन फिर भी आपसे कोई मान लो कि ऐसे खींच के पूछे कि भाई बता 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 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन ज्यादा कौन कम, तो आप क्या बता दोगे कि यार जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो हल्का से ज्यादा होता है प्रोटॉन की वेट से। सिंपल बात है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे सर नहीं खपाना अपने को। तो मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था कि किसी भी एक एटम का जो वेट है ना पूरा का पूरा उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्लियर होगी बात, क्योंकि सर न्यूक्लियस के अंदर ही पूरे प्रोटॉन होते हैं, उसी में पूरे न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेट हम नहीं जोड़ रहे क्योंकि सर बहुत कम होता है, इग्नोर कर दो। बालों का वेट आप इग्नोर कर सकते हो ना, उसी तरीके से। अब आते हैं अपन अपने रिलेटिव एटॉमिक मास पे, जो आज का अपना टॉपिक है। ये गंदा सा फॉर्मूला आपने देखा ही होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और मुझे भी बहुत गंदा लगता है। देखो सिर्फ आपको गंदा लगता होगा ऐसा नहीं है, जब मैं पढ़ता था ना भाई तो इस वाले फॉर्मूले किसी ने कोई फील दिला ही नहीं कि क्या है ये, मतलब
याद कर लिया था भाई, मैंने तो रट रखा था इस वाले फॉर्मूले को। वो नीचे 1/12 आता है और वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, और ऊपर जिस भी एटम का अपने को वेट फाइंड आउट करना है उस एटम का वेट फाइंड आउट करना है। लेकिन आपके लिए दिक्कत नहीं है भाई, मैं बताता हूं ना आपको कि किस तरीके से आप इस चीज को करने वाले हो। आप सुनो बस, बस अगले 3 मिनट के लिए ना आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये वाला टॉपिक घास हो जाएगा एकदम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मुझे बताओ वेट ऑफ वन एटम को क्या लिख सकता हूं मैं? वेट ऑफ टोटल न्यूक्लियन। सर एक एटम का वेट फाइंड आउट करना है, टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन का वेट करेंगे, है ना। और टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन का जो वेट होता है उसी को तो वेट ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो वेट ऑफ टोटल न्यूक्लियन प्रेजेंट इन दैट एटम ऑफ द सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस का आप एटम ले रहे हो उस एटम के अंदर प्रेजेंट टोटल न्यूक्लियन का वेट, यही करोगे। अभी मैं इतना ही लिख रहा हूं यार, देखो मैं पूरा वो नहीं लिख रहा हूं इसमें, आप लिख देना वेट ऑफ टोटल न्यूक्लियन ऑफ द एटम ऑफ द सब्सटेंस। ये वाली चीज मेरे को यहां पे लिखना है, ठीक है। ऑफ द एटम न्यूक्लियन प्रेजेंट इन दैट एटम। जो भी आपने एटम लिया है उस एटम के अंदर जितने भी न्यूक्लियन प्रेजेंट होंगे उन न्यूक्लियन का वेट ऐड कर दो, वही एटम के वेट के इक्वल होगा। और नीचे क्या लिखोगे बताओ? 1/12 क्या लिखा हुआ? वेट ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम। अगर मैं कार्बन 12 के एक एटम के बारे में बात करूं तो मुझे बताओ, देखिए कार्बन 12 है तो उसमें 6 तो प्रोटॉन होंगे, उसमें 6 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो मुझे बताओ टोटल कितने न्यूक्लियन हुए? 12। देखो ये वाली बात में भी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट कि सर एक प्रोटॉन को एक न्यूक्लियन बोलते हैं या फिर एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियन बोलते हैं। मेरे भाई एक प्रोटॉन को भी एक न्यूक्लियन बोलते हैं, एक न्यूट्रॉन को भी एक न्यूक्लियन बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियस में रहते हैं ना भाई। ये समझ तो सही बात को। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल उसमें 12 न्यूक्लियन हुए। तो एक एटम कार्बन 12 के एक एटम का वेट कितना होगा? वेट ऑफ 12 न्यूक्लियन। सिंपल बात है ना, क्योंकि 12 ही न्यूक्लियन है, सारे के सारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना। तो क्या लिखोगे बताओ? वेट ऑफ 12 न्यूक्लियन, ये लिखोगे नो डाउट, ठीक है। अब मेरी बात नेक्स्ट वाले में चलते हैं, पर इसी लाइन जो हमने बनाई है ना, इस लाइन को और इजी करते हैं। वेट ऑफ टोटल न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ? ऐसा लिख सकता हूं, टोटल न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ वन न्यूक्लियन। सर न्यूक्लियन किसी का भी हो, प्रोटॉन किसी का भी हो, है ना, हाइड्रोजन का ले आओ, चाहे हीलियम का ले आओ, लिथियम का ले आओ, सोडियम का ले आओ, ऑक्सीजन कार्बन किसी का भी ले आओ, प्रोटॉन का वेट सेम ही रहता है, न्यूट्रॉन का वेट भी सेम ही रहता है, चाहे किसी भी एटम का ले आओ। तो क्या लिखो? टोटल न्यूक्लियन इनटू वेट ऑफ वन न्यूक्लियन। यही तो टोटल न्यूक्लियन का वेट हो जाएगा। नीचे बताओ क्या लिखोगे? 1/12 इंटू 12 न्यूक्लियन है तो 12 इंटू वेट ऑफ वन न्यूक्लियन, यही तो करोगे ना, वेट ऑफ वन न्यूक्लियन, ठीक है। तो आप मुझे ये वाली बात बता दो, देखिए फटाफट से, वेट ऑफ वन न्यूक्लियन, वेट ऑफ, है ना, यहाँ पे वन न्यूक्लियन लिखना था अपने को, तो इस वाली चीज को वन न्यूक्लियन कर देना भाई, वेट ऑफ वन न्यूक्लियन, है ना। क्या हो जाएगा बताओ? वेट ऑफ वन न्यूक्लियन से वेट ऑफ वन न्यूक्लियन कट आउट हो गया, 12 से 12 कट गया। तो मुझे बताओ जो रिलेटिव एटॉमिक वेट निकल के आया है वो किसके इक्वल आया भाई? रिलेटिव एटॉमिक वेट जो निकल के आया, रिलेटिव एटॉमिक जो मास निकल के आया, क्या आया? वेट ऑफ टोटल न्यूक्लियंस। एक एटम के अंदर जितने न्यूक्लियंस प्रेजेंट होंगे वही रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होगा। और देखो ये जो रिलेटिव एटॉमिक वेट है ना भाई, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? यूनिट लेस, ये यूनिट लेस होता है। किसके इक्वल आ गया बताओ? टोटल न्यूक्लियन के इक्वल आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से अब आप देखो खटाखट ये वाली चीज बता पाओगे। अगर मान लो कि मैं आपको ये बोलता हूं कि हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप कितना बताओगे? सर हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही प्रोटॉन होता है। सर न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 न्यूट्रॉन होता है। तो टोटल न्यूक्लियन कितने हुए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एड ऑन कर दो ना यार, तो बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आया? 1 आया। आया कि नहीं आया? दूसरी बात, हीलियम में बताओ 2 प्रोटॉन, सर न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया? 4। टोटल न्यूक्लियन के इक्वल ही तो है। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। कार्बन में बताओ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, टोटल रिलेटिव एटॉमिक वेट कितना आ गया बताओ? 12। नाइट्रोजन की बात करूं तो 7 प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? 7 न्यूट्रॉन, बताओ रिलेटिव एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? 14। ऑक्सीजन का आप खुद लिखोगे यहाँ पे, सोडियम का मैं बताता हूं आपको। बताओ सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वली प्रोटॉन होते हैं। सर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 न्यूट्रॉन, मुझे बताओ रिलेटिव एटॉमिक वेट कितना आ गया? 23। ऑक्सीजन के लिए आप खुद लिखोगे भाई, है ना, लिख दोगे।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास, ये वाली बात अपने सामने निकल के आई कि जो रिलेटिव एटॉमिक वेट है वो किसके इक्वल आ गया, रिलेटिव एटॉमिक जो मास है वो किसके इक्वल आया भाई, वेट ऑफ, सॉरी, किसके इक्वल आ गया, टोटल न्यूक्लियन के इक्वल, टोटल न्यूक्लियॉन्स के इक्वल। तो ये वाली बात निकल गई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक एएमयू को भी अपन डिफाइन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आप इस वाली चीज का नोट्स पे बना लेना भाई, थोड़ा आपके पास में शॉर्ट चीजें बन के रहेगी ना, तो फिर रिवीजन करने में थोड़ी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, एएमयू को डिफाइन करना चाह रहे हैं। एएमयू जो है वो डेफिनेशन लिखी होती है बुक में, ये वाली लिखी होती है, वेट ऑफ वन C12 एटम, ये लिखा होता है भाई, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 C12 एटम। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, बताओ क्या लिखोगे। कार्बन 12 का एटॉमिक वेट कितना होगा बताओ, 12 इंटू वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन, ये तो लिखोगे भाई। या फिर एक स्टेप अगर आपको और लिखनी है तो आप ये भी लिख सकते हो कि क्या लिख दोगे, वेट ऑफ 12 न्यूक्लियन। आपको पता ही है कि कार्बन 12 में कितने न्यूक्लियन होंगे, 12 न्यूक्लियन होंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1/12 इंटू 12 इंटू वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन। सिंपल है भाई, वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन, ये लिखोगे, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप मुझे फटाफट से बता दो, जो एक एएमयू आया है, 1 एएमयू आया है, वो किसके इक्वल आया बताओ, वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन। और आप मुझे बता दो, एक न्यूक्लियन का जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, एक न्यूक्लियन मतलब एक प्रोटॉन का वेट या फिर एक न्यूट्रॉन का वेट, दोनों इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, यही तो होता है भाई 1 एएमयू। तो अब आपके सामने एक एएमयू निकल के आ गया। एक एएमयू क्या होता है, वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन। और रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या होता है बताओ, टोटल न्यूक्लियन। रिलेटिव एटॉमिक वेट होता है टोटल न्यूक्लियन, और एएमयू क्या होता है, वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन। तो मुझे बताओ, अगर आपको एक्चुअल एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना होगा, क्या लिखोगे, एक्चुअल एटॉमिक वेट, बताओ क्या लिखोगे, टोटल न्यूक्लियन, टोटल न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन। अरे यही तो करोगे ना, यही करोगे भाई, सिंपल सी बात है। टोटल न्यूक्लियन लिख दोगे यहाँ पे, टोटल न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाई 1 एएमयू, क्योंकि एक न्यूक्लियन का जो वेट होता है वो तो 1 एएमयू होता है भाई, होता है कि नहीं होता। तो एक्चुअल एटॉमिक मास है ना, इसको आप किसके इक्वल लिखो, टोटल न्यूक्लियन इंटू 1 एएमयू। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली चीज है क्या एक्चुअल में। टोटल न्यूक्लियन तो क्या था भाई, रिलेटिव एटॉमिक वेट ही था, रिलेटिव एटॉमिक वेट। और ये क्या है, वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन। क्लियर, नो डाउट। अब आप देख लो, जैसे लेट सपोज कि अपने को लिखना है कार्बन का एक्चुअल एटॉमिक वेट, ठीक है, कार्बन का एक्चुअल एटॉमिक वेट। तो मुझे बताओ कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक वेट कितना होता है, जल्दी बताओ। देखिए 12 ही न्यूक्लियन होते हैं, और एक न्यूक्लियन का वेट कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है टोटल न्यूक्लियन के इक्वल। टोटल न्यूक्लियन आपके पास है, एक न्यूक्लियन का आपके पास वेट है, तो बता दोगे ना एक्चुअल एटॉमिक मास भी यार, नहीं बता पाओगे क्या, हो डाउट है ना। बताओ, देखिए ऑक्सीजन का लिखना हो तो बताओ, टोटल रिलेटिव एटॉमिक वेट 16, और एक न्यूक्लियन का वेट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आई बात समझ। अगर मुझे लिखना हो सोडियम का, कैसे लिखोगे बताओ, टोटल न्यूक्लियन 23, एक न्यूक्लियन का वेट कितना होगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वाली चीज मैं आपको आज बताना चाह रहा था, जो रिलेटिव एटॉमिक वेट निकल के आया है वो किसके इक्वल आया, देख लो यहां पे फटाफट से। रिलेटिव एटॉमिक वेट किसके इक्वल आएगा, रिलेटिव एटॉमिक वेट आएगा टोटल न्यूक्लियन के इक्वल, टोटल न्यूक्लियंस के इक्वल, है ना। और 1 एएमयू को अगर अपने को डिफाइन करना हो एटॉमिक मास यूनिट को, तो ये किसके इक्वल होता है बताओ, वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन, ठीक है, वेट ऑफ 1 न्यूक्लियन। अगर आपको एक्चुअल एटॉमिक
वेट बताना हो, एक्चुअल एटॉमिक मास बताना हो, तो बताओ क्या हो जाएगा? टोटल न्यूक्लियन मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे? 1 AMU कर दोगे, ठीक है ना? तो आपको एक्चुअल एटॉमिक वेट मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? तो ये था आज का वीडियो। आज मैं आपको एक सिंपल सी बात ये सिखाना चाह रहा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आप समझने का ट्राई करना देखिए इस वाले वीडियो को, और मुझे बताना देखिए कि आपको किसी भी पोर्शन में थोड़ा सा भी डाउट रहा हो। फर्स्ट वाला वीडियो था तो ठीक है, मतलब आप लोग जिस तरीके से आप चीजें बोलोगे ना उस तरीके चीजें आगे आगे होती जाएंगी। फर्स्ट वीडियो थी, मुझे भी मतलब उतना नहीं आइडिया है कि किस तरीके के डाउट्स आपको आते हैं एंड ऑल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको जो भी इशू रहे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।